जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जीके के टोटल 15 प्रश्न लिए गए हैं और इससे पहले भी मैं एक क्लास कराया था, उसमें भी जीके के 15 प्रश्न लिए गए थे। अभी मैं जीएस का प्रश्न नहीं ला रहा हूं, तो कल से आप लोग का जीएस का प्रश्न भी आएगा। अभी आज 15 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 15 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और आज मैं जितना भी प्रश्न लिया हूं ना, जैसे इसी तरह से इंडियन आर्मी का पेपर जो हुआ था उसमें प्रश्न बना था, उसी से रिलेटेड ये सारा का सारा प्रश्न लिखा गया है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना और आप लोग का शाम को, आज ही शाम को 7 बजे मैथ का क्लास आ जाएगा और मैथ का पहला क्लास रहेगा, ठीक है ना। आप सभी लोगों को अच्छा नोटबुक बनाना है और पहले चैप्टर से आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है। जिस तरह से एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है चैप्टर वाइज ना, सेम उसी तरह से इस चैनल पर भी मैथ का आप लोग का चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ाया जाएगा। वो हमारे बीसू सर पढ़ाएंगे, उनके बारे में मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं। वो 1000 से अधिक लोगों को फौजी बना चुके हैं और आप लोग भी फौजी बनोगे, ठीक है ना। सिर्फ आप लोग को ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करना है। मैं जितना भी जीके जीएस का प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये सारा प्रश्न हफ्ते में, जैसे एक दिन आप लोग को एक इकट्ठा देखने को मिलेगा, संडे के दिन ये पूरा मैं रिवीजन कराऊंगा। इसलिए इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लेना और 3-4 बार मतलब उसको देखते जाना, पढ़ते जाना, ठीक है ना। क्योंकि इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाएगा, नई भर्ती कराई जाएगी, तो इसी तरह का प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। इसमें से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है कि देखो करंट अफेयर्स से ये प्रश्न है और करंट अफेयर्स का प्रश्न इस बार बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था। 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था। तो मतलब हर शिफ्ट में, जैसे एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर कराया जाता था, तो हर शिफ्ट में करंट अफेयर्स से मतलब 3-3 प्रश्न बनते थे, 4-4 प्रश्न बनते थे। इसलिए मैं जितना भी जीके का क्लास कराऊंगा ना, उसमें करंट अफेयर्स का भी प्रश्न देता रहूंगा और मतलब 6 महीने का करंट अफेयर्स इकट्ठा करके आप लोगों को दे दूंगा। बस आप लोगों को जैसे मेरे बातों को सुनना है। बहुत सारे लोगों को तो मेरा बात सुनते सुनते याद हो जाता है। वो लोग बोलते हैं नीलेश भाई आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा रहता है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि द एलिफेंट व्हिस्पर्स और डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला था। देखो ये जो है ना, द एलिफेंट व्हिस्पर्स और डॉक्यूमेंट्री, तो ये मतलब एक फिल्म का नाम है जो हाथी से रिलेटेड फिल्म है, हाथी के ऊपर बनाया गया है। तो ये बोल रहा है कि मतलब कौन सा पुरस्कार मिला था। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, ग्रैमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है ना। अभी इस प्रश्न को मैं 4 से 5 बार कराऊंगा, ठीक है ना। संडे के दिन भी ये प्रश्न देखने को मिलेगा और मैं जैसे जब तक भर्ती नहीं आ रही है 4 से 5 बार नहीं, 40 से 50 बार भी देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखना, ठीक है ना। द एलिफेंट व्हिस्पर्स डॉक्यूमेंट्री को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ऑस्कर पुरस्कार मिला था। और ये क्या है? ये एक फिल्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। हाथी के ऊपर एक फिल्म बनाया गया था, तो वही ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगल पांडे की इन्फेंट्री का नाम था, मतलब क्या नाम था? देखो अभी इस बार जो पेपर हुआ है उसमें पता है क्या पूछा गया था? मंगल पांडे जी के बारे में पूछा गया था, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था, तो हम लोग 2019 वाला प्रश्न रखे हैं। हम लोग सोचे हैं इस बार पूछा गया है कि मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से है, तो वो 1857 की क्रांति से है। इसलिए यहां पर प्रश्न लिया गया है कि मंगल पांडे की इन्फेंट्री का क्या नाम था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 31वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 35वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है ना। मंगल पांडे की इन्फेंट्री का क्या नाम था? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इज राइट आंसर, ठीक है ना। अपने कॉपी में आप लोग इसको लिख लेना। मंगल पांडे से कम आप लोग को 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सिर्फ मंगल पांडे से रिलेटेड 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाएगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसके बारे
बारे में प्रश्न ना बने। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं, देखो जितना भी मैं आप लोगों को प्रश्न जैसे बता रहा हूं ना, खास करके इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेड माइन के पेपर में पूछे जाते हैं। वैसे कोई भी भर्ती कराई जाती है, किसी भी भर्ती का पेपर कराया जाता है तो उसमें जीके का प्रश्न बनता ही है। तो मतलब किसी भी भर्ती का तैयारी कर रहे हो ना, तो जीके अगर देखते रहोगे तो यहां से अच्छा से तैयारी हो जाएगा। और इंडियन आर्मी जीडी ट्रेड माइन के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाता है हमेशा पूछा जाता है कि ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गंगा, यमुना, सरस्वती और गोमती। तो आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। देखो दिल्ली भारत का राजधानी है, तो दिल्ली से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। दिल्ली के बारे में आप लोग को अच्छे से पढ़ाई कर लेना है, ठीक है ना। तो देखो आगरा भी यमुना नदी के किनारे बसता है और दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसता है और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे बसता है। और आप लोग अपने कॉपी में यहाँ पर लिख लेना, ठीक है ना, आगरा और दिल्ली और मथुरा तीनों यमुना नदी के किनारे बसता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं गंगा का। तो देखो पटना और वाराणसी और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसता है। ये भी आप लोग को अपने कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि अगले बार जब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो इस बार मैं यमुना नदी के किनारे जैसे पूछ दिया हूं, तो अगली बार गंगा नदी के किनारे भी पूछ सकता हूं, ठीक है ना। उसके बाद से सरस्वती नदी के किनारे भी पूछ सकता हूं। तो मतलब सभी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए सभी को लिखना है। अब यहाँ पर ये जो सरस्वती दिया है ना, देखो गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों मिलकर इलाहाबाद में मिलती हैं, जैसे संगम नदी पर, और वहां कुंभ का मेला लगता है। तो इससे उतना प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। और ये गोमती तो आप लोगों को पता ही होगा, इलाहाबाद जैसे गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? इलाहाबाद बसा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो भारत के वर्तमान में जैसे जो भी है ना, जो भी अपने अपने पद पर है उनको आप लोग को याद कर लेना है। यहां पर पूछा गया वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। आप लोग गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, अजीत डोभाल और नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, ठीक है ना। एस जयशंकर इज राइट आंसर। अब यहां पर दिया है निर्मला सीतारमण, तो ये वित्त मंत्री है, ठीक है ना। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। और अजीत डोभाल जो दिया है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। आप लोग याद कर लेना, अजीत डोभाल कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? देखो भाई आप लोग गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई किस तरह से कर रहे हो। अगर इस बार आपका 15 में से 12 प्रश्न नहीं सही हो रहा है, 13 प्रश्न नहीं सही हो रहा है, तो अगली बार आप लोग 15 में से 15 करोगे, मुझे यकीन है, ठीक है ना। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बैडमिंटन, टेनिस और वेट लिफ्टिंग और यहाँ पर कुश्ती दिया है। तो मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर वेट लिफ्टिंग हो जाएगा। वेट लिफ्टिंग इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया ना, मैं चारों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और अपने कॉपी में आप लोगों को लिखना भी है। अब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को वीडियो स्टॉप करके लिखना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर नहीं लिखूंगा तो आप लोग ये नहीं सोचना नीलेश भाई नहीं लिख रहा है तो हम भी नहीं लिखेंगे, इसी तरह तो सब बर्बाद होता है। ये नहीं देखना है, आपको जिस तरह से समझ में आएगा, जिस तरीके से समझ में आएगा वो तरीका आप लोग को अपनाना है, ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। तो इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम इज राइट आंसर, ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। यहां पर आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना, ठीक है ना। देखो ये जो गोवा दिया गया है, अगर पूछ देगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये गोवा है, ठीक है ना। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो ये सिक्किम हो जाएगा। अगर पूछेगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये गोवा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 गो बचा। तो देखो ये जो राजस्थान है, राजस्थान जैसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है ना।
तो चारों आप लोगों को याद कर लेना है, चारों का चारों याद करना है। एक बार और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, देखो जनसंख्या की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो गया और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो गया। अब यहां पर दिया है राजस्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है। जैसे नेशनल पार्क से एक प्रश्न बनते हैं तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपके सामने चार ऑप्शंस है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है गुजरात है। तो कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और दुधवा नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। देखो यार, जैसे ये जो नेशनल पार्क होता है ना, इसके बारे में भी आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है। अभी सारा प्रश्न बन रहा है, वो सारी चीजें एक इकट्ठा करके आप लोग को मिलेंगी। बस आप लोग मन से पढ़ाई करना, नोटबुक बनाकर पढ़ाई करना, तभी कुछ हो पाएगा। अगर नोटबुक नहीं बनाओगे तो भाई ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। जो लोग नोटबुक बनाकर पढ़ते हैं उन लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में है। आपके सामने चार ऑप्शंस है। देखो ये जो दर्रा है ना, इससे भी एक प्रश्न बनते हैं। जैसे जिस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, हर एक टॉपिक से यहाँ पर मतलब प्रश्न लिया गया है। आप लोग भरोसा करके, विश्वास करके अपने कॉपी में इन सब प्रश्नों को लिखना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है ना। वैसे भी मतलब जो भी ऑप्शंस दे रहा है, जो मतलब प्रश्न सही हो रहा है उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ, और जो ऑप्शंस रह रहा है, जो इंपॉर्टेंट रह रहा है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करना, ठीक है ना। इंडियन आर्मी का पेपर जरूर निकलेगा और आप लोग फौजी भी बनोगे, वर्दी भी आपके ऊपर चढ़ेगा। यहाँ पर दिया है काराकोरम दर्रा किस राज्य में है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोंडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। देखो 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2016 में जब पहले इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाता था तो इंडियन आर्मी का एक फेवरेट प्रश्न रहता था, हमेशा पूछता था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है। वो इंडियन आर्मी का एकदम फेवरेट प्रश्न था। मान लो बहुत पूरे भारत में बहुत सारा यारो है, जगह जगह पेपर कराया जाता है, अगर एक जगह वो प्रश्न नहीं बनता था ना तो वही प्रश्न दूसरे जगह पूछा जाता था, लेकिन पूछा जाता था। अभी प्रेजेंट टाइम में जो पेपर कराया जा रहा है, मतलब जैसे नया नया नाम दे रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। मोंडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, गुजरात इज राइट आंसर, ठीक है ना। मोंडेरा का सूर्य मंदिर आपका गुजरात में पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। संविधान से भी आपके प्रश्न बनते हैं, तो संविधान के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आर्मी में उतना हार्ड संविधान से प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन बनते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, 8, 10, 22 और 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 12, ठीक है ना। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और जैसे शुरुआत में भारतीय संविधान में मतलब कितनी अनुसूचियां थी ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न को घुमा देता है, ठीक है ना। वर्तमान में तो पूछता है, कभी कभी पूछ देता है कि शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी, तो वो 8 थी, ठीक है ना। 8 इज राइट आंसर। और भाग कितने हैं भारतीय संविधान में? भाग कितने हैं? तो ये 22 भाग हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहां है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो इसरो से मैं कल भी आप लोगों को प्रश्न बताया था, इसरो से मैं रोज बताऊंगा, ठीक है ना। और ये प्रश्न आपको 40 से 50 बार देखने को मिलेंगे। बस मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग कोई भी क्लास मिस नहीं करना। अगर रेगुलर क्लास देखते रहोगे ना तो आपके दिमाग में सारा प्रश्न वैसे सेट हो जाएगा। अभी आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, अभी मैं कभी सामने से आकर नहीं पढ़ाया हूं, जैसे पीडीएफ से पढ़ाया करता था, सामने आकर पढ़ा रहा हूं, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, तो अभी आप लोगों को मेरा स्टाइल थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। लेकिन भाई बेहतरीन तरीके से आप लोग
लोग का क्लास होगा। आप लोग को जो चाहिए वो मिलेगा, थोड़ा सब्र करो, ठीक है ना, सारी चीजें मिलेंगी। देखो यहाँ पर लिखा गया है इसरो का मुख्यालय कहाँ है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और नई दिल्ली। तो इसरो का मुख्यालय कहां पर है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। अपने दिमाग में सेट कर लेना, अगर इसको नहीं सेट कर पाओगे ना तो फिर आपको फौज की वर्दी नहीं मिलने वाली है। भाई इसरो के बारे में जरूर प्रश्न बनता है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। इसरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वहां पर हिंदी में दे दिया था। मैं भी पेपर दिया था, 20 तारीख को मैं पेपर दिया था और मेरा पेपर शायद द्वितीय शिफ्ट में था, ठीक है ना, दूसरा शिफ्ट में था। वहां पर पूछ दिया था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो मैं तो पढ़ाई किया था, मुझे पता था, वहां हिंदी में भी लिखा था, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। और आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? तो ये हैदराबाद में है और ये भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आपको तो पता ही होगा। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अभी मैं आप लोगों को बताया हूं, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तेलंगाना की राजधानी क्या है? राजधानी से एक प्रश्न बनते हैं और रेगुलर राजधानी के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, भुवनेश्वर, भोपाल, हैदराबाद और नई दिल्ली। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। भाई राजधानी हैदराबाद है, ठीक है ना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो चंद्रशेखर राव है, ठीक है ना। हैदराबाद के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रशेखर राव है। अब यहाँ पर भुवनेश्वर दिया है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है भोपाल है, तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। कल मैं आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। आप अभी तो आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग सीरियस नहीं ले रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, क्लास समाप्त होने के बाद जो अपने कॉपी में लिख रहे हो उसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आने वाले समय में ये सब रिपीट होगा। तो ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज चौहान है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये समझो करंट अफेयर का प्रश्न है और ये तो जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि एक समय हुआ करता था कि अंग्रेज हम लोगों पर राज किया करते थे, सब हमारे देश में राज किया करते थे। और एक ऐसा समय आया है कि अपने देश का युवक वहां ब्रिटेन, ये जो ब्रिटेन है ना, वहां का प्रधानमंत्री बन गया है। इतना मैं आप लोगों को हिंट दे दिया हूं, तो अब तो आप लोगों को बता देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था, ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, कमला हैरिस और ऋषि सुनक, जो बाइडेन और सत्या नाडेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऋषि सुनक हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। भाई बहुत खुशी की बात है यार, अपने भारत के रहने वाले हैं ऋषि सुनक, अपने भारत के रहने वाले हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये तो बहुत गर्व की बात है, ठीक है ना। ये हमारे जैसे देश के जो युवा हैं जो फौज की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ऐसे ही करेंगे। एक समय हुआ करता था कि हम लोग का देश गुलाम था, लेकिन एक समय ऐसा आ गया है कि हम लोग खुद दूसरे देश को गुलाम बना लेंगे, और गुलाम का तो बात ही छोड़ दो। अभी नेक्स्ट प्रश्न के, अभी देखो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? यहाँ से ये जो ऑप्शन से दिया ना, कमला हैरिस, तो ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो ये जो बाइडेन है। ये तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये लड़का का नाम है, लेकिन ये लड़का का नाम नहीं है, फीमेल है, ठीक है ना। लेडीज का नाम है कमला हैरिस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये अमेरिका के राष्ट्रपति है, आप अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? भाई इंडियन आर्मी ने तो मतलब इसको पता नहीं अपना संबंधी बना लिया है, ठीक है ना, रिश्तेदार बना लिया है। हमेशा ऐसा प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न हमेशा पूछता है कि सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? बिहार में लगता है। बिहार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
और ये लास्ट प्रश्न है। देखो अभी तक आप लोग काउंटिंग किए होंगे, गिनती किए होंगे, तो जरूर बताना कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था? किस भारतीय वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सीवी रमन, ठीक है ना। सीवी रमन इज राइट आंसर। किस भारतीय वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था? सीवी रमन जी को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। और नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, ठीक है ना। तो आज के 15 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। इन 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और देखो अगर 15 प्रश्न में से आपका 15 प्रश्न सही हुआ है ना, तो आपको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं वे सभी लोग तो हमसे तेज हैं, उन लोगों का तो नंबर बहुत ज्यादा आता है। भाई सबको ऐसा लगता है, लेकिन जब इसी तरह से पढ़ते रहोगे ना, तो जब रिजल्ट निकलेगा, जब आपका नाम भी आ जाएगा ना, तो 1 महीना बीतेगा, 2 महीना बीतेगा, तो फिर आप नॉर्मल मतलब लग जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं भी मेहनत किया था। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं नाम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन पढ़ाई करते रहोगे ना, तो एक दिन आपका भी नाम आ जाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाम को 7 बजे मैथ का क्लास होगा, तो मैथ का क्लास छोड़ना नहीं, क्योंकि 0 लेवल से आप लोग का मैथ का क्लास कराया जाएगा। फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे इसी टाइम में 30 क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन जीके के रहेंगे और 15 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। आप लोग अपना नोटबुक बनाए रखना, अगर टाइम मिलेगा तो फिर आप लोग का नोटबुक भी चेक होगा ऑनलाइन में, ठीक है ना। जय हिंद।